हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रतापगढ़ गांव में सुरेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। सुरेश के परिवार में बीवी उर्मिला, बेटी रेशमा थी। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपनी बीवी उर्मिला से कहता है, उर्मिला, आज पिताजी को गुजरे कितने साल हो गए हैं, तुम्हें कुछ मालूम है? लेकिन आज तक मैंने पिताजी का श्राद्ध अच्छे से नहीं किया है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस बार श्राद्ध में अच्छे से शुरू करूँ। अरे लेकिन अभी पिताजी के श्राद्ध को बहुत वक्त बाकी है। इतनी जल्दी सोचने की जरूरत ही क्या है? हमारे पास बहुत समय है। वैसे भी घर पर राशन की कमी चल रही है। अरे पहले घर में राशन तो भरवा लो और फिर पिताजी के श्राद्ध के बारे में सोचते रहना आराम से। राशन की चिंता तुम मत करो, वो तो समय से भर दिया जाएगा। वैसे भी मुझे अपने पिता के श्राद्ध की चिंता है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही इस बार की श्राद्ध हो जाए तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आखिरकार आप करना क्या चाहते हो पिताजी के श्राद्ध में? अब इसमें कौन सी नई नौटंकी करनी है आपको? नौटंकी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के श्राद्ध में पकवान का अनुष्ठान करूँ, जो कि मेरा सपना है। पता नहीं कब मेरा सपना पूरा होगा। क्या? पिताजी के श्राद्ध का पकवान बनाना है आपको? सभी लोग शादी में, जन्मदिन पर अच्छे अनुष्ठान में पकवान बनवाते हैं और आप हैं कि श्राद्ध में पकवान बनवा रहे हैं। अरे हद करते हैं आप भी। सोच कर करो ना जो भी करना है, क्योंकि हमारी एक बेटी भी है जिसकी शादी करनी बाकी है अभी। हाँ भाग्यवान, मुझे पता है कि हमारी एक बेटी भी है जिसकी शादी होनी अभी बाकी है। मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने पिता के श्राद्ध पकवान बनाने में नहीं निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मधुमती और उसकी बेटी रेशमा आ जाती है और मधुमती उससे कहती है, क्या बात है मियाँ बीबी, किस बात को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर सोच में डूबे हुए हो? मुझे भी बताओ, तुम दोनों की चिंता का विषय। यदि मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अत्यंत खुशी मिलेगी। सबसे पहले तो तुम अपनी भाषा ठीक करो। अपनी भाषा ठीक करोगी ना तो सबसे पहली रहम यही होगी हम लोगों पर। पता नहीं कौन कौन सी फिल्म देख कर आई है और हम पर इस तरह के जुल्म करे जा रही है। अरे मैं तो बाहुबली देख रही थी, उसी फिल्म में से मैंने सीखा है ये सारी बातें। कैसी रही, अच्छी थी या नहीं, बता दो। एक नंबर था मधुमती चाची, एक नंबर। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस वजह से आपने मुझे अपने साथ यहाँ मेरे घर पर लेकर आई हो, उसकी वजह तो बता दो कि लेकर क्यों आई हो। अरे हाँ, बोलती हूँ उर्मिला बहन, मैं रेशमा को अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी और भाई साहब की इजाजत हो तो। अभी इस वक्त? 2 महीने बाद इसके दादाजी का श्राद्ध है, ऐसे कैसे जाने दूँ इसे? वैसे भी इस मामले में मैं कुछ कह तो सकती नहीं हूँ। अगर आपको भी कुछ पूछना है या कुछ करना है तो रेशमा के पिता से ही कहिए। क्यों? अगर भाई साहब को कुछ कहूँगी नहीं, पूछूंगी नहीं, तो वो क्या रेशमा को मेरे साथ कहीं जाने नहीं देंगे? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे पहले उनसे इजाजत ले लो, ताकि उनको बुरा ना लगे और ना ही उनको गुस्सा आए। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो ना? हाँ, तो फिर ऐसा करती हूँ। सब काम खत्म होने के बाद ही मैं आराम से रेशमा को लेकर अपने गांव चली जाऊंगी। तब तो तुमको और तुम्हारे पति परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं होगी ना। मधुमती पड़ोसन होने के साथ उर्मिला की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और रेशमा को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक रोज उर्मिला की माँ कामिनी अचानक उर्मिला के घर आती है और आवाज लगाते हुए घर वालों को पुकारती है, अरे घर पर कोई है या नहीं? कब से अपना गला फाड़ कर बुला रही हूँ, कोई सुनने वाला है ही नहीं। मुझ बुढ़िया से इतनी मेहनत करवाते हो,
बाहर से घर के अंदर तक अपना सामान खुद अंदर लेकर आई हूँ। अरे माँ, आप अचानक यहाँ कैसे आई? मुझे लग ही रहा था कि कोई तो आने वाला है, लेकिन आपने तो मुझे बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया यहाँ आकर। वाह माँ वाह। हाय मेरी बच्ची, तू ही है एक जो मुझे याद करती है, वरना दामाद जी क्या और उनकी बेटी, इन दोनों को मुझसे कोई वास्ता ही नहीं है और ना ही याद करते हैं मुझे। नानी प्रणाम। वो क्या है ना नानी, आपको अपनी बेटी से फुर्सत ही नहीं मिलती, वरना हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बस फर्क ये है कि आपको हम दिखते ही नहीं हैं। कैसी बात कर रही है रेशमा अपनी नानी से? मैंने यही सिखाया है तुझे? चल जा, अपने बापू को बुला कर ला। और हाँ, उन्हें कहना आते वक्त कुछ लेते आए खाने के लिए। नानी आई है ना तुम्हारी। अब बता, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? कोई परेशानी है क्या? या फिर दामाद जी ने तुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया? नहीं माँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो मेरे समझ में नहीं आती। उनके मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। क्यों, क्या हो गया दामाद जी का? कहीं किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? माँ, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बात है। बात ये है कि आपके दामाद जी को अपने पिताजी के श्राद्ध में पकवान बनवाने हैं, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। अपने पिता की शादी करवा रहे हैं या श्राद्ध जो पकवान बनाएंगे? मुझे लगता है हमारे दामाद जी पागल हो गए हैं, तभी तो अपने पिता के श्राद्ध का पकवान बनाने जा रहे हैं। रुक, आने दे, मैं समझाती हूँ दामाद जी को। माँ बेटी बातें करते हुए अपने दामाद को बुद्धू बनाने का प्लान बनाते हैं और रेशमा भी अब अपने पिताजी को लेकर घर पहुँचती है। तभी कामिनी अपने दामाद सुरेश को कहती है, दामाद जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप अपने पिता के श्राद्ध में पकवान बनाने की सोच रहे हैं? जी सासू जी, मैं अपने पिता का श्राद्ध बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहता हूँ और मैं तरह तरह के पकवान बनाकर सभी को खिलाना चाहता हूँ। अरे दामाद जी, आपको इतना सब कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं काशी जा रही हूँ, आपके पिताजी का श्राद्ध भी करवा दूंगी। आप मुझे 101 रुपये दे दो, मैं उसी का दान कर दूंगी, बस हो जाएगा। इतना क्या करने की जरूरत है? लेकिन सासू जी, मैं चाहता हूँ मैं पिताजी के श्राद्ध का पकवान सभी गांव वालों को बनाकर खिलाऊं, लेकिन जब आप बोल रही हो कि आप काशी जाकर वहीं सब विधि कर देंगी, तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है दामाद जी, फिर आपके पिताजी का श्राद्ध कब है आप मुझे बता दीजिए, उसी दिन सभी विधि विधान से सारे कार्य संपन्न कर दूंगी। ठीक है फिर, अब तो श्राद्ध का हल भी निकल गया है, तो अब आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी की आत्मा को सुकून मिलेगा जब उनका श्राद्ध काशी में होगा। उर्मिला और कामिनी दोनों मिलकर सुरेश को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब सुरेश के पिता धीरेन्द्र का भी श्राद्ध नजदीक आ रहा था। श्राद्ध के दिन जितने नजदीक आ रहे थे, वैसे उर्मिला को अपने ससुर की भयानक सपने आने लगे। ऐसे ही एक दिन उर्मिला डर कर उठ जाती है और खुद से कहती है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा बुरा सपना था। मैं ठीक हूँ। मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे माफ कर दो मुझे। माँ, क्या हुआ? मैं हूँ आपकी बेटी रेशमा। ऐसे क्यों चीखी आप, जैसे किसी भयानक इंसान को देख लिया हो? ऐसा कुछ नहीं है। तू जाकर सो जा। मैं जरा बाहर से आती हूँ। मुझे भी देखना होगा कि पिताजी का श्राद्ध कब आ रहा है, ताकि मैं जल्दी माँ को बता दूँ कि वो काशी चले जाए। जैसे तैसे रात गुजार कर उर्मिला सुबह होते ही अपनी माँ से बात करती है और उसे काशी भेज देती है। फिर भी उर्मिला को सपने आने बंद नहीं होते।
ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपने पति से कहती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है और ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो शायद कुछ अनर्थ हो जाए, इसलिए मेरी बात सुनिए और उसके बाद जो करना है वो करते रहना। हाँ, बताओ ऐसा क्या हो गया? क्यों इतना घबराई हुई हो? आराम से बात करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, आराम से बोलो। आप अपने पिताजी का श्राद्ध करो, वो भी तरह तरह के पकवान बनाकर। आपकी यही इच्छा थी जो मुझे मालूम नहीं थी। अब मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या है? वैसे भी अगर पिताजी के श्राद्ध के लिए हम पकवान बनवाते भी तो सारी तैयारियां कैसे होंगी? क्योंकि अब 2 दिन बाकी हैं श्राद्ध को, और ये सब कौन करेगा? हम सभी मिलकर करेंगे और मैं मधुमती को बुलवा लूंगी। वैसे भी वो मेरी खास दोस्त के साथ पड़ोसन भी तो है। उर्मिला की बात सुनकर सुरेश कुछ समझ नहीं रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए और अब सुरेश अपने पिता के श्राद्ध का पकवान बनाकर सभी गांव वालों को खिला रहा था। उर्मिला को भी अब अपने ससुर के डरावने सपने आना बंद हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और सभी एक साथ खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।